साहब सुनाओ, दादी वादी हो? Perfect for बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। ऐसा नहीं मेरी आवाज बेटा, पहले मेरी तरफ है नेट का इशू, लेकिन गर्मी आज बहुत ज्यादा है और दूसरा जो है ना ये नेट बहुत स्लो है आज से भी ज्यादा। तो आज बेटा हमने शुरू करना है, रूल 24 है इसका। आज आज का जो टॉपिक हमारा है बेटा वो शुरू होता है आपका ठीक है। आज बेटा हमने शुरू किया था जो आर्टिकल 21 और रूल 24, ठीक है। अब आगे बात किसकी, प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन। अगर आपने इसको रीड विद करना है तो इसके साथ रूल 29 भी है और रूल 40 भी है, ठीक है बेटा। कि जो प्रोसेस है ना इसकी एग्जीक्यूशन का, इसको वो कैसे होना है, ठीक है बेटा। यानी कि जो डिक्री पास हुई है उसका जो एग्जीक्यूशन है उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं कि जब भी जो तरीका जज साहब को बेहतर लगेगा ना, अब ऐसे आपको मैं समझा दूं कि वेयर ऑल द प्रीलिमिनरी मेजर्स, ठीक है, हैव बीन टेकन, अब द कोर्ट शैल एग्जीक्यूट। कोर्ट क्या करेगी जब तमाम जो होंगी आपकी, जिसे कहते हैं कि प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो मुकम्मल हो चुकी होंगी ना, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, इसको एग्जीक्यूट करवाएगी, समझ आएगी। उसको एग्जीक्यूशन के लिए अगर उसको प्रोसेस, समन, नोटिस, पुलिस, किसी चीज की अगर एग्जीक्यूशन के लिए ना जो तरीका जज साहब अपना फैसले में लिख देंगे ना, बकायदा उसको क्या जो तरीका अख्तियार करना है एग्जीक्यूशन के लिए, जज साहब ने उसमें अपने फैसले में लिखना है, ठीक है, किसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाया जाए, ठीक है बेटा, डिग्री को। तो बकायदा जज साहब उसके एक आर्डर पास करेंगे, आर्डर पास करने के बाद उस पर उसका फैसला होगा, ठीक है। और उस जिस ऑफिसर को उन्होंने क्या किया है, नॉमिनेट किया है ना, क्या किया है, नॉमिनेट किया फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, तो वो क्या करेगा, कोर्ट के बिहाफ पे जाके जिस अंदाज में कोर्ट को उसको कहा होगा वो उस अंदाज में क्या करवाएगा, आके उस डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाएगा, समझ आ गई बेटा बात की। और जब कोर्ट ने उस ऑफिसर को क्या करना है, भेजना है ना जी, अपना प्रोसेस इश्यू करना है, ठीक है, वो क्या होगा, उस कोर्ट मस्ट कंटेन द साइन सील ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और बकायदा उस पे उस एग्जीक्यूशन जो ऑफिसर होगा जिसने उस डिग्री को क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है ना बेटा, जिसने उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना, बकायदा उसका क्या होगा, नाम होगा, ठीक है। और उसके लिए बकायदा उस जो प्रोसेस होगा उसमें बकायदा उसका ये टाइम टेन्योर होगा, मेंशन होगा कि आपने इसको विदिन सच प्रिस्क्राइब टाइम में जाके इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, ठीक है। और आपने क्या करना है, कोर्ट को इंटीमेट करना है कि जब इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यानी कि अगर कोर्ट ने मेरा नाम लिख दिया कि आपने जाके इस डिग्री की एग्जीक्यूशन करवानी है, जैसे कोर्ट मुझे कहेगी, तो पहली बात यह बेटा कि वो एग्जीक्यूशन के लिए मैं अपने किसी और सबऑर्डिनेट को भी कह सकता हूँ, या आपने पैरेलल किसी भी ऑफिसर को कह सकता हूँ कि आप जाओ इस जो कोर्ट का हुक्म है कि क्या करवा के आओ, जो ये वारंट जो है इसकी एग्जीक्यूशन करवा के हो। तो पहली बात यह बेटा, जब डिग्री की एग्जीक्यूशन होगी ना, उसके लिए अगर वो वारंट मेरे पास होगा, मेरे पास कोई परमिशन या कोई इजाजतनामा होगा, फिर तो वो होगा लीगल, ठीक है। अगर आप इसी में रूल 24 में आखिर में जाके देखोगे तो वो क्या होगा, लीगल होगा। अगर मेरे पास उसका वारंट या मेरे पास कोई हुक्मनामा नहीं है, अगर मेरे पास उसका हुक्मनामा नहीं है, समझ आ गई बेटा बात की, तो मेरे लिए वो प्रोसीडिंग्स जो मैं कंडक्ट करूंगा वो क्या होंगी, इलीगल होंगी, समझ आ गई बेटा बात की। अब बात यह आ गई कि प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब ये था कि कोर्ट ने जब उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है ना, जब उसने तमाम अपने जो इनिशियल मेजर्स थे, ठीक है बेटा, उसने सारे अडॉप्ट कर लिए, जिसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग्स जो थी वो हो गई, तो सारा काम मुकम्मल हो गया। अब फाइनल फेज आ गई एग्जीक्यूशन की। तो पहली बात कोर्ट ने बेटा क्या करना, बाकायदा उसको एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर लिखना है,
कि इस अंदाज में जो उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, कोर्ट खुद करेगी, कोर्ट का कोई नुमाइंदा होगा। अगर कोर्ट का कोई नुमाइंदा कोई एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होगा तो उसके नाम बाकायदा उस आर्डर में लिखेगी, जिस पे कोर्ट के साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे। अब वो नुमाइंदा ऑन द बिहाफ ऑफ सच कोर्ट उसको क्या करेगा बेटा, जाके एग्जीक्यूट करवाएगा उसी अंदाज में जैसे उस कोर्ट ने लिखा है और उसी टाइम में जो कोर्ट ने उसको टाइम दिया है। समझ आ गई बेटा बात की। और उसके बाद अगली बात यह है बेटा कि अगर वो एग्जीक्यूशन जो करवा रहा है, अगर उसके पास वारंट है तो वो लॉफुल होगा, अगर उसके पास एग्जीक्यूटिंग वारंट नहीं है तो वो उसके लिए क्या होगा, अनलॉफुल होगा। और अगली बात बेटा आखिरी कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे नाम वारंट इशू है तो मैं किसी और को भी अपना ये इख्तियार डेलीगेट कर सकता हूँ। समझ आ गई बेटा बात की। ये है आपका रूल 24 ऑफ द ऑर्डर 21, ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन के एग्जीक्यूशन है जो करवाने जाएगा, बाकायदा उसका नाम होगा, उस पर कोर्ट के साइन होंगे, कोर्ट के सिग्नेचर होंगे, और जो टाइम उसको कोर्ट देगी उसने उसी टाइम में जाकर उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। ठीक है, अगर उसके पास वारंट है तो फिर वो लॉफुल है, अगर उसके पास वारंट नहीं है तो फिर वो बेटा क्या है, अनलॉफुल है। समझ आ गई बेटा बात। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका रूल 25। ठीक है बेटा, रूल 25 में इंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस। इंडोर्स को बदला है यानी कि जो मान लेना, यानी कि अब अगर मुझे जो है इंटरेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने मेरे पे इंटरेस्ट किया है ना कि मेरे साथ जो है ये आपने एग्जीक्यूशन करवानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंडोर्स करूंगा और उसको मान लूंगा, ठीक है ये सामान या वारंटी या जो भी चीज है ना फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन मेरे पास आ गए और मैं इस चीज को क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा। ठीक है बेटा, जो डेट मुझे टाइम स्पेसिफाई था ना इंडोर्समेंट में, जो मेन चीज बताई गई, मुझे एक टेन्योर बताएगा, कोर्ट मुझे कहेगी कि आपने इसकी एग्जीक्यूशन करवा के इतने दिनों में आपने इसको हमें इसका क्या देना है, फीडबैक देना है। ठीक है, अगर तो मैं उसका विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में इसकी एग्जीक्यूशन करवा देता हूँ तो वेल एंड गुड। उसके बाद अगर मैं जो स्पेसिफाइड टाइम था, जो कोर्ट ने मुझे टाइम दिया था बेटा, जो कोर्ट ने मुझे टाइम दिया था एग्जीक्यूशन के लिए, मैं उस डे स्पेसिफाइड पे फेल हो जाता हूँ, मैं एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं करवा सकता, उस पर एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं करवा सकता। तो समझ आ गई बात की। जब मैंने कोर्ट के पास जाना है ना दोबारा वापस, तो मैंने कोर्ट को बकायदा उसकी रीजंस बतानी है कि मैं ये देर क्यों हुई, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवा सका। समझ आ गई बात की। अच्छा, जब इसकी वजह बताऊंगा तो कोर्ट इसी में सब रूल 2 में वो कहता है कि कोर्ट मुझे बुलाएगी और मुझे एज अ विटनेस उसका रिकॉर्ड या उसका बयान रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट मुझे इसको अगर दोबारा एग्जीक्यूशन की मुझे कहेगी तो मैं दोबारा जाऊंगा, अदरवाइज जो कोर्ट को बेहतर लगेगा कोर्ट क्या करवा सकती है, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवा सकती है। अब कहने का मतलब इस जो रूल 25 का मेन चीज है कि जो बेटा मेन चीज है ना एग्जीक्यूशन ऑफिसर के लिए कि वो जो टाइम कोर्ट ने उसको दी है ना, कोर्ट कहती है 10 दिन में आपने इसकी क्या करवानी है, एग्जीक्यूशन करवानी है, इसको अमल पैरा जो है ये फैसला है। जैसे अगर आपके अभी पढ़ रहे हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट आ रहा है बेटा जो मैंने शीट सेंड की है, ठीक है, उसमें ये 5-6 मोड्स हैं। अगर आपके ये डिस्प्यूट्स हैं, अगर आपको बेटा ये वाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने ये तस्वीर भी आपको सेंड की है, तो इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जब भी आपने बातें पूछनी है ना एग्जीक्यूशन की, तो एक दफा आप खुदा आपने सेक्शन 51 ऑफ द सीपीसी आपने पढ़ लेना, क्योंकि 51, 52, 53, 54, 5, 6 ये सारी बातें किसके बारे में है, एग्जीक्यूशन के बारे में है। क्योंकि मुझे तो आप इस चीज़ का नहीं पता कि आपकी बुनियाद कैसी है। ठीक है बेटा, सीपीसी 1 में ये चीज़ें थी एग्जीक्यूशन के बारे में। ठीक है, अब आपको मैं तो सर से चल रहा हूँ, मुझे पता है कि वो चीज़ें वहाँ पे आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो डिटेल है, हर चीज़ भी वहाँ पे सबसे ये यहाँ पे तो प्रोसीजर है ना, लेकिन जो मेन चीज जो एक कहानी है वो आपको सेक्शन 51 से ऑनवर्ड आपको ये एग्जीक्यूशन के बारे में मिलेगी। और अगर इससे आपने जो है प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन आपने देखना तो आगे आ रहा है रूल 29 से लेके 41, ठीक है, 40 ऑफ दिस ऑर्डर, उसमें भी ये चीजें वहाँ पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे बेटा बात आ गई किस चीज की, हम इंडोर्समेंट की, यानी कि जिस ऑफिसर के नाम होगा वो उसको क्या कर लेगा, इंडोर्स करेगा। अगर नहीं तो फिर वो क्या करेगा, अगर वहीं पे मौके पे जवाब दे देगा कोर्ट को। अगर कोर्ट को क्या कर लेता है, इंडोर्स कर लेता है कि मैं इसकी एग्जीक्यूशन करवाऊंगा, मैं इसकी एग्जीक्यूशन करवाऊंगा, तो बात याद रखिएगा बेटा, जो कोर्ट उसको टाइम देगी उसके अंदर इसमें उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। अगर उस टाइम में वो फेल हो जाता है तो बाकायदा उसने जाके फिर रिटन रिप्लाई करना है कोर्ट को, और कोर्ट को बता के जवाब देना है, कोर्ट को जवाब देना है कि जनाब मैं किस वजह से इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सका, ये एग्जीक्यूशन क्यों लेट हुई। ठीक है, बाकायदा इसकी क्या होगी, रीजनिंग लिख के देनी पड़नी है उसको। और अगर
कोर्ट मुनासिब समझे, अगर कोर्ट को इफ कोर्ट थिंक्स विट दैट सच पर्सन शुड बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस, तो कोर्ट को क्या कर सकती है, बुला के एज अ विटनेस भी उसको रखा जा सकता है कि इसके सामने ये जो 5-6 लोग हैं बेटा, इनको ये कहें कि बेटा ये जो भी आप हैं, पता नहीं क्या क्या नाम आपने लिखे हुए, ठीक है, मैं नहीं जानता तो भाई मैं भी आपको नहीं जानता, ठीक है, तो आप ये अपने नाम जो है करके बिस्मिल्लाह करें और अपना नाम और रोल नंबर साथ लिख दें, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ये 3 लोग हैं, नहीं तो मैं वेटिंग रूम में यही, ठीक है बेटा। इसके बाद बात आ गई बेटा रूल 26 की, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब बेटा अगर आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है ना, आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है, यानी कि जिस कोर्ट ने किसी को अगर डिग्री सेंड कर दी है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो अगला बंदा क्या करवाना चाहता है, स्टे ग्रांट करवाना चाहता है। समझ आ गई बात की। अब कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, जिसने डिग्री पास की थी, नंबर 1, या अपेलेट कोर्ट, यहाँ पे उस एग्जीक्यूशन या जजमेंट जिसमें डिग्री का हुक्म आया है उसके खिलाफ वो अपील सुन सकती है। तो 2 ट्रिब्यूनल है, 2 फोरम है, ठीक है, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस या द कोर्ट हैविंग द अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के पास आप जाते हो और आप वहां पे जाके क्या करते हो, अपने ग्राउंड एस्टेब्लिश कर लेते हो। क्या कर लेते हो, अपने ग्राउंड एस्टेब्लिश करते हो कि जनाब ये चीज है ना, मुझे स्टे ग्रांट कर दिया जाए, मुझे क्या कर दिया जाए, आप चाहते हो कि जो मेरी एग्जीक्यूशन है ना ये क्या कर दी जाए, रोक दी जाए। समझ आ गई बात की। और आपके पास सफिशिएंट रीजंस हो, आपके पास ऑथेंटिक ग्राउंड्स हो, देन यू हैव अ राइट टू क्लेम, ठीक है, विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो किसके पास जा सकते हो आप, उस कोर्ट के पास, जिस कोर्ट के पास या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और या कोर्ट, वो कोर्ट जो आपकी क्या है भला, आपकी appellate forum है, जिसके पास appellate jurisdiction है against such judgment or against such decree which has been passed against you, whether you are judgment debtor or whether you are judgment holder। तो इसमें 26 में उसने वादा तौर पे लिख दिया कि जिस कोर्ट को सपोज कोर्ट ने डिग्री सेंड की है, ठीक है, तो जो कोर्ट भेजने वाली है वो या जो आपके appellate forum है, ठीक है बेटा, स्टे ग्रांट कर सकती है। समझ आ गई बात की। तो लेकिन इसमें जो भी टाइम आपको स्पेसिफाइड किया जाएगा, ये नहीं होगा कि आप जान छुपा लेंगे, तो इस टाइम से ना, जो टाइम रीजनेबल टाइम आपको देगा, ठीक है, कि आप जाके अपनी रीजन कोर्ट को बता के और अपना जो है वो स्टे क्लेम कर सकते हैं, वो आपका राइट है, ठीक है। तो ये आपका रूल 26 है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, आपने जो जज के लिए कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजन लेके आनी है, स्ट्रॉन्ग रीजन है लेके आनी है, तो फिर स्टे ग्रांट होना है, अदरवाइज स्टे ग्रांट नहीं होना। इसमें अब 26 में उसने लिख दिया, लेकिन ये अगर हम आएंगे इसमें आपका 27 में, उसमें इसने और बात की है। लेकिन 26 सब रूल 2 में वो कहते हैं कि व्हेन प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड अंडर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द रेस्टिट्यूशन। आपने 150 में अगर आपको याद हो तो ये आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, रेस्टिट्यूशन का कांसेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी अटैच हुई है तो 26(2) में कोर्ट उसकी रेस्टिट्यूशन के लिए क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है टिल द डिसीजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टे। जो आपने एप्लीकेशन स्टे आपने ग्रांट करवाया है ना जी, उसके फैसले की हद तक कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी वो तमाम चीजें जो अटैच हुई हैं अंडर ऑर्डर 21 रूल 26 का सब रूल 2 में वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, अंदर जहाँ पे प्रॉपर्टी विच हैज बीन सीज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डिग्री, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी कोर्ट ने क्या कर ली, सीज करवा ली, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है रेस्टिट्यूशन के लिए। कब तक, जब तक उसकी जो वो अपील है, जब तक उसका जो वो फैसला है नहीं हो जाता, किस चीज का, जो आपकी स्टे की एप्लीकेशन। समझ आ गई बात की बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका, अगर आपको ये सामने है, आपका बुक आपके पास है, ये कॉपी पेंसिल है, तो रूल 27, रूल 27, ठीक है। अब इसमें बातें वाज़ह तौर पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप ये पढ़ेंगे रीड विद 21 ऑर्डर 21 रूल 40 के साथ, और उसके साथ जो है आपका सेक्शन 58 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 53 सब सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 55 और इसका जो है इसका भी वाला सेक्शन जो है 3, इसमें भी उसने लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आपका, यानी कि लायबिलिटी ऑफ द जजमेंट डेब्टर डिस्चार्ज,
अगर आपकी 26(2) में ठीक है अगर आपकी जो है 26(2) में आपकी प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूशन हुई, ठीक है, एक दफा आपको छोड़ दी गई, लेकिन अगर वो दोबारा अटैच हो जाती है, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी दोबारा अटैच हो जाती है, तो रूल 27 ये वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि कोई भी चीज आपकी फिर उस चीज से छुड़वा नहीं सकती। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी पहली एक दफा अटैच हुई, आपने रेस्टिट्यूशन करवा ली, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपकी दोबारा अटैच हो जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, तो ये आप दोबारा ये जो आपका जो है आपको लाइबिलिटी इम्पोज हो जाती है कि जनाब आप इस पे कोई आपको इसको दोबारा आप नहीं छुड़ा सकते। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका जो कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा बेटा, अगर आप सेक्शन 42 देखोगे, सेक्शन 42 रीड विद ऑर्डर 21 रूल 28, ठीक है, अगर क्या करोगे बेटा आप सेक्शन 42 है, ठीक है, आप सीपीसी रीड विद ऑर्डर 21 रूल 28 कि जो कोर्ट बेशक अपीलेट कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का जो भी हुक्म है ना, जो उसका फैसला होगा, ठीक है, जिसने डिग्री पास की है उसका, या अपीलेट कोर्ट, ठीक है बेटा, उसका जो फैसला होगा, जो कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट करवा रही है ना, उस पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा, उस पे उसकी क्या होगी, उस पे यानी कि इसकी जो समझ लें कि वो उसको उसने उसको फॉलो करना ही करना है, उसने उसको फॉलो करना ही करना है, किसने बोला, जो कोर्ट एग्जीक्यूट करवा रही है, ठीक है। अंडर रूल 28 ये बात वाज़ेह तौर पर उसमें लिखी हुई है कि एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस और अपीलेट shall binding upon the such court, ठीक है, for whom the decree was sent for the purpose of execution, ठीक है, यानी कि जिस कोर्ट को डिग्री सेंड की गई थी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, उस पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपीलेट कोर्ट का जो फैसला होगा वो क्या होगा बेटा, बाइंडिंग होगा। और अगर इस रूल को आप पढ़ लोगे रीड विद सेक्शन 42, ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए क्या होगा, काफी हेल्पफुल होगा। समझ आ गई बात की। अब इसमें सपोज अब अगली बात आ गई रूल 29 में कि स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है, पेंडिंग सूट बिटवीन द डिग्री होल्डर एंड जजमेंट डेप्टर। अब ऐसा था बेटा कि मैं ए और बी, ठीक है, इनके झगड़े चल रहे थे, मुख्तलिफ अदालतों में इनके केसेस चल रहे थे, लेकिन एक केस में ना उनकी क्या हो जाती है, डिग्री पास हो जाती है किसी के हक में, यानी एक डिग्री होल्डर हो गया, दूसरा जजमेंट डेप्टर हो गया। अब लेकिन इनके साथ साथ इनका जो कोई और मामला है जो किसी और कोर्ट में क्या पड़ा हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ, ठीक है, क्या पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। तो आगे बेटा बात की, तो यहाँ पे ला ये कहता है कि जब तक उसका जो फैसला है अंडर रूल 29, ठीक है, अंडर रूल 29, ठीक है, तो जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, उसका फैसला नहीं आ जाता, तो ये जो डिग्री जिसके हक में भी पास हुई है, जजमेंट होल्डर है, वो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। तो आगे बेटा बात की, जो रूल 29 है ना, वो कहता है स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन पेंडिंग सूट बिटवीन द डिग्री होल्डर एंड जजमेंट डेप्टर। अब यानी कि अगर आपके पैरेलल सूट चल रहे थे, यानी कि एक आपका एक डिस्प्यूट एक था, दूसरी प्रॉपर्टी के लेन देन में था, लेकिन हाँ आपके दरमियान पार्टीज कितनी थी, सेम थी, पार्टीज कौन थी, सेम थी, बेशक काज ऑफ एक्शन और थी, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर और था, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहती है कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, ठीक है बेटा, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, तो याद रखिएगा जो पहली वाली एग्जीक्यूशन है उसको स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो ये फैसला होगा बेटा, यहाँ पे जो अंडर रूल 29 ऑर्डर 21 दैट इज नॉट अपीलेबल, और सेक्शन 151 और सीपीसी एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे वो कोर्ट क्या करती है, अगर आप ये जाकर देखोगे तो ये चीजें आपको मिलेगी कि अगर आपने ये 29 वाला जो स्टे है इसमें जो ऑर्डर होगा कोर्ट का, तो इसके खिलाफ अपील भी नहीं होगी। तो लागी बेटा बात की। अच्छा, अब बेटा आपने पहली कोशिश करनी है कि सेक्शन 51 आपने पढ़ना है, ठीक है बेटा, सेक्शन 51 आपने जोर शोर से पढ़ना है, ठीक है बेटा, जो आपको क्या करता है, बताता है किसके बारे में, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री के बारे में बताता है, ठीक है, किसके बारे में बताता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। अब हमारा जो रूल है ना बेटा 30, रूल कौन सा
30 से हम अगर देखें तो वहाँ पे मोड ऑफ द एग्जीक्यूशन बताए गए हैं। ठीक है, अगर पिक आपके सामने है ना, तस्वीर जो आज हमने पढ़ना था, तो तस्वीर अगर आपके पास सामने है बेटा, तो वहाँ पे बताया गया है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन कि अगर ये डिग्री है ना, ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं, ये वेरियस डिग्रीज हैं, इनको हम कहते हैं ना भाई कि किस तरीके से इनकी एग्जीक्यूशन होनी है। समझ आ रही है बात? इनकी एग्जीक्यूशन है किस तरीके से, इसका प्रोसीजर है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वेरियस डिग्रीज व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस ऑर्डर। अब इसने सब जैसे हमने चैप्टर पढ़े थे, हमने इसको क्लासिफाई किया था बेटा। अब बात आ गई किस चीज की, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होगी, इसके मोड कौन कौन से? ठीक है, पहला अगर आपकी है, इसमें इसने वाज़ेह तौर पे लिखा है बेटा रूल 30, वो डील करता है डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। इसकी यानी कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी, समझ आ रही है बेटा बात की? उसके बाद रूल 31 है बेटा डिग्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ आ गई बेटा बात की? डिग्री फॉर द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद है बेटा डिग्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर रूल 32, अंडर रूल 32। इसके बाद बेटा जो फोर्थ वन मोड है वो है 34, 32 के बाद सीधे 33 रूल नहीं है, वो किसी और को डील करता है। 34, ठीक है, इसमें डिग्री फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंडोर्समेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, डिग्री फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंडोर्समेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद जो सेकंड लास्ट है मोड 35 रूल, डिग्री फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी झगड़ा किस चीज पे, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, नंबर 1। उसके बाद लास्ट जो है हमारा रूल 36, डिग्री फॉर द डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द टेनेंट। यानी कि ये भी झगड़ा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन इसका कब्जा किसके पास है, आपके किसी टेनेंट के पास है। किसके पास है, किसी भी टेनेंट के पास है। तो ये मोड है बेटा, ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो 7 मोड जो हैं ये इसमें बताए गए हैं। यानी कि अगर ये 7 हेड्स होंगे ना, अगर ये आपका कोई भी केस यही होता है बेटा, या किसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक होता है, ठीक है बेटा, या आपके किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को होता है, या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, तो इसमें इसने वाज़ेह तौर पे ये वेरियस मोड्स बता दिए कि इनकी एग्जीक्यूशन है इस अंदाज में कराई जाएगी जिनका जिक्र इनके मुख्तलिफ रूल्स में बताया गया है। समझ आ गई बेटा बात की? अब यहाँ पे बेटा अगर किसी के कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मेरे पास अब टाइम आपके सामने शो हो रहा है, राउंड अबाउट मेरे पास रिमेनिंग टाइम है वो मेरे पास आ चुका है, वो है गालिबन 8 मिनट। ठीक है, तो ये मैं सबको बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका दिल करे आप क्वेश्चन मेरे से पूछें तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन है कर सकते हैं जी। अब हर किसी को बेटा मैंने अनम्यूट कर दिया है, किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन करना है मॉर्निंग में से या इवनिंग में से, बेशक में तो आपके पास ये राइट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जो आपने रूल्स बताए हैं 30 से लेकर 37 तक जो रूल्स हैं ऑर्डर के, उसके साथ हमने सेक्शन पढ़ना है 51 से लेकर 54 तक। ना बेटा 51 जस्ट सीपीसी 51 पढ़ना है एक दफा। ठीक है सर। ठीक है बेटा 51 पढ़ लोगे ना 51 सर जी बेटा। सर आपने तो कहा था कि अंडर 21 है जो हम एंड पे करेंगे, अगर हो गया बाकी सारे सीपीसी कर लेंगे, और आपने सर अंडर 21 शुरू करवा दिया। बेटा ये 50 मिनट ब्रेक लगा के मैंने पढ़ाना तो ये भी है ना, ये भी ये जो अटैचमेंट जो कहते तो आपको पता है गिरफ्तारी का प्रोसीजर क्या होता है, ये सीआरपीसी में पढ़ चुके हो। ठीक है, वो अंडर 38 में पढ़ा सकते हैं, रूल 50 मैंने पढ़ाने हैं। ठीक है, 50 पढ़ा के इंशाल्लाह फिर आप में और मैं और ली आपका मैं इस चीज की तसल्ली रखता हूँ, आप घबराओ नहीं पता कि मेरा ये अगर ये सेशन एंड भी हो गया ना तो मैं सीपीसी आपको तुरंत करवाऊंगा। ठीक है, तो सर जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास हो सकती है सर, इसमें अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता दो, तो फिर टाइम टेबल के मुताबिक मेरे तो ऐसे मसाइल नहीं है बेटा कि मुझे अपना गांव छोड़ के शहर में आना पड़ता है, इसलिए मैं जान में बैठा हूँ। ठीक है, मुझे 1 घंटा सर हम 8 बजे से 8 बजे एक क्लास लेके बैठे रहते हैं, फिर जाके 12 बजे तक कभी कोई एक हो जाती दरम्यान में, नहीं तो नहीं। तो बेटा इसमें इसकी सलाह मुझे तो ना देना, मेरी तो डेली 12:15 बजे होती है। जीशान भाई आप तो घर में रहते हैं सर, तो पता नहीं कितना सफर करके शहर आते हैं 18,000 से, क्यों सर? मैं 18,000 से भी आ गया मेरा गाँव, तो इसलिए बेटा वहाँ हाँ जी बिल्कुल सर, वो नेट नहीं होता मेरे पास। यहाँ पे ऑन सर सबसे पहले आ गया क्लास में, वैसे आता नहीं है, बातें सुन ले सर इसमें।
ये क्लास में टाइम पे आता हूँ मैं, सर लेट है तो सर निकाल देते हैं, आपको याद नहीं है? नहीं निशान मियां, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी बेटा ये है कि अगर आपकी कोई और क्लास नहीं लेता उसकी सलाह मुझे ना दूं। मैंने तो आपको जो टाइम बताया कि मैं उस पर नहीं आता, 12, 15, 12, 20 ये का लिमिट होता है, ठीक है? तो फिर तो मैं आपको कसूरवार हूँ। अगर मैं ये आपने को मेरे सेटलमेंट कर लिए तो आप कितना तो मुझे काम वेट कर दो, कितना तो मेरा आपके हक बनता है यार। सर आप रोडू सुल्तान से आते हैं ना? बेटा रोडू सुल्तान हमारा दरबार उससे 10 किलोमीटर आगे मेरा गाँव है, मुझको इमाम। उससे भी सर आ गए? जी उस पे भी आपका गूगल आपके पास मैप पड़ा हुआ है, या सर्च कर लो गाँव के नाम मुझको इमाम है और सर्च कर लेंगे कि कितना फासला है यहाँ से। जी ठीक हो गया सर, ठीक गूगल हो आपको बता देगा कि कितना टाइम लगता है, कितना घंटे लगते हैं, ठीक है? मुझे इसमें कोई नहीं, मुझे तो आप फैसलाबाद जी सर, आप ठीक कह रहे हैं सर। आप आने वाले बनो, मैं तो फैसलाबाद खाने के तैयार हूँ, मुझे वहां से 40 मिनट आगे फैसलाबाद भी लगते हैं, ठीक है? जी सर, माशाल्लाह सर, आप बहुत अच्छे हैं सर। हाँ जी जी, आप भी सर बहुत ये अच्छे हैं, तो तस्वीर आपके बहुत गांव आ अच्छी गए, है। इन्होंने जल्दी रेगिस्तान में आ गए हैं। हाँ जी ये बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है आपने निशान में, कोई बात पूछनी तो पूछ लो। नहीं सर, कोई बात नहीं है सर। तो पूछ ले क्वेश्चन, फिर ये ना कहना शहजाद जप्पा चुप बैठा है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, कहीं जप्पे का नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जप्पा साहब सिग्नल क्या बोले सर? हैं, शहजाद जप्पा साहब बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? सर अटेंडेंस का सर क्या सीन है? हाँ जी अटेंडेंस सर। ऑन अटेंडेंस हमें तो यही कहा गया, ये आपने लगानी है ऑनलाइन, ठीक है? अब ये स्क्रीन शॉट मैंने एक बंदे को कहा भाई मुझे सेंड कर देगा, ठीक है? यहाँ पे वो बैठा हुआ मेरा दोस्त एक आपका। सर वो सर उसमें जी ये भी मैं ऑप्शन लेट था हो गया कि हूँ सर, मेरी लगा दी। सर उस पर सर ये भी ऑप्शन था कि अगर कोई बच्चा मतलब आउट ऑफ कवरेज है तो सर वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपना नाम और रोल नंबर लिख के बता दे तो अटेंडेंस लग सकती है। और मैंने पहले किसी के रिकॉर्ड किए नहीं सर, कभी नहीं की सर। सर वैसे बस मैंने किसकी करनी सर को पता है, सर फिर भी पूछना होता है आप शॉर्ट करें या ना करें सर। काटते भी नहीं है, वैसे भी जो हालात हैं आपके सामने। बेटा किसी ने क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो। जवाब नाम ये क्या करवाया है? सर कोई अच्छी बात बता दें सर, जाते जाते लेक्चर खत्म हो जाए। जी अल्लाह करे आप कैसे सर ने 3 साल अच्छी बातें बताई हैं, अगर तूने क्लास में बहुत अच्छी बात सुनी हो तो तेरा कोई ध्यान लेफ्ट से सर इसका ध्यान जी कोई वो लेफ्ट से सीधा हो तो सर ये बात सुने कोई। सर जी वो शेर सुना दे जो आप कहते सर थे इसका सर, कोई ध्यान मैं आज रन्ना तो कल रोसे। वो तो मुझे पता है आप रो रहे हो असद मसूद, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह करे आपकी दिली मुराद पूरी हो, लेकिन आपने रोना है जिस दिन आपको हकायक का पता चलना है। आपने कहना सर इसकी दिली मुराद, सर इसकी दिली मुराद आउट ऑफ कवरेज है सर, वो पूरी हो ही नहीं सकती सर। तो फिर आउट ऑफ कवरेज सर वो नहीं हो सकती सर। मेरी बात सुनो, ये जो ऑन भाई है ना, ऑन भाई ये इसने सारा रोला डाला है, ठीक है? अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर जिसने जो रोला डाला सर उसको गुनाह तो मिलेगा ना सर, जिसने अगर किसी भी एक कसूर को कसूरदार बनाया सर। असल बेटा आप एक तो साथ में हो नहीं, आप कई दुनिया आई और दुनिया चली गई, आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, ठीक है? सर क्वेश्चन में अभी मैंने लेक्चर में आया हूँ सर, मैंने लेक्चर सुना ही नहीं, बाद में सर जब आप सर यूट्यूब पे देखें तब सुनेंगे सर, फिर आपसे पूछेंगे। आपकी मेहरबानी। किसी और ने बेटा क्वेश्चन पूछना है? जी ये रोल नंबर 20 नहीं बसरा साहब, नहीं बसरा सुन रहे हो आप मुझे बेटा? सर इधर काफी सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है ना सर, वो क्वेश्चन नहीं करते, पता नहीं सर क्या मसला। चलें अच्छा उनका भलो, आपने कोई क्वेश्चन पूछे हैं तो आप मुझसे पूछ लो। और 20 सबील बैठा हुआ है, सबील सियार, ये 20 सेक्शन वाला तो सियार बैठा, सबील सर बैठा हुआ सामने आ। है सर। सर मैं बैठा हूँ सर। हाँ सामने आना। जवाब ना लगता पूरा कर गया है। यार भाई माइक ऑन कर लें। सबील जी सर सामने आ।
इनकी अटेंडेंस लेके सेंड कर मुझे सब, ठीक है? सर जी, हाँ जी, सर मेरी अटेंडेंस लगा दी, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। शुक्र है, थैंक यू निजामी साहब। थैंक यू सर। सोनू भी आप आया क्लास में, निशान सोनू। चलें ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज़।